रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में। रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी बना करप्शन का अड्डा। नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड टीचर्स व अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति देना व कुछ को संवैधानिक पदों पर लगाया। और कुलपति राजवीर के कार्यकाल संभालने के समय एमडीयू हरियाणा में टॉप कर रही है। भारत में सभी तरह के शैक्षिक संस्थाओं में टॉप 100 में शुमार रहती है, लेकिन 4 सितंबर 2025 को जारी NIRF रैंकिंग में एमडीयू टॉप 200 में भी बाहर निकल आए। GGUST, हिसार, KUK यूनिवर्सिटी भी एमडीयू में रैंकिंग से आगे निकल गए हैं। इसके एक कारण डॉक्टर राजवीर सिंह का यूनिवर्सिटी के बजाय अपनी छवि व अपने परिवार की छवि चमकाने पर देना है। परिवार के लोगों व अन्य निजी लोगों को गैर कानूनी तरीके से भर्ती करना है। साल में निजी लोगों को सैलरी के तौर पर करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही इनको यूनिवर्सिटी में रूम देना व खाने पीने तक की व्यवस्था शामिल है। वहीं इसका कारण डॉक्टर राजवीर जी की विश्वविद्यालय की बजाय अपने और अपने परिवार की छवि चमकाने में है। तरीके से यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसरों को भर्ती किया गया है, कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्ती किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और नियम क्या कहते हैं? जहाँ तक यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर्स की भर्ती का सवाल है, तो आपको मालूम ही है कि काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनकी स्टडी सफ़र ना करें, तो एक प्रावधान है रीएम्प्लॉयमेंट का, और उसकी एक पॉलिसी है जो हमारी जो सर्वोच्च समिति है EC उसमें अप्रूव्ड है। उसके हिसाब से जो कर्मठ अध्यापक जो रिटायर होते हैं, जिनके बोनाफाइड क्रेडेंशियल्स हैं, उनको रीएम्प्लॉय करके उनको हम मौका देते हैं। उनका जो भी काम ये करते हैं वो विद्यार्थी हित में करते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई सफल ना सर, लेकिन जिस तरीके से नियम में कहा गया है कि वो क्लासेस लेंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? नहीं, नियमों की धज्जी उड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो भी काम विश्वविद्यालय में होता है, माननीय कुलपति महोदय और हम सब मिलकर के नियमानुसार ही कार्य करते हैं। और जो भी जिसको कोई जिम्मेवारी दी गई है वो नियम के तहत ही दी गई है, और उसमें जो भी हमारी समिति का फैसला है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो भी काम हम ऐसे करते हैं उसको उसमें अप्रूव भी कराते हैं। तो जिस तरीके से डायरेक्टर पद पर लगाए गए हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर हैं या फिर AK मान साहब हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद उनको क्लासेस लेने का एक नियम था, हरियाणा सरकार के भी नॉर्म्स लिए थे। नहीं, ठीक है, वो तो उनकी जो नियुक्ति थी वो उस समय जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुई थी, उस समय का तो मुझे पता है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अभी भी मैं ये कहूँगा कि उनको रीएम्प्लॉय किया हुआ है, और जो भी काम विश्वविद्यालय उचित समझता है कि उनसे क्या काम लेना है, उनके अनुभव के आधार पर वो उनको दिया जाता है। और ये सब कुछ जो होता है वो छात्र हित में और विश्वविद्यालय हित में होता है। सर, बाहरी व्यक्तियों को भी लगाया गया यूनिवर्सिटी में, जिनकी सैलरी लाख लाख रुपए सैलरी, तो वो किस नियम के तहत लगाए गए? जहाँ तक बाहरी व्यक्तियों को लगाने का सवाल है, तो मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि जो मेरा टेन्योर है, मैंने 5 फरवरी 2025 को ज्वाइन किया है, और उसके बाद कोई बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय में लगा है, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ रहा है अभी एकदम से। लेकिन फिर भी यदि कोई बाहरी व्यक्ति लगा है तो नियम और कानून के तहत ही लगा होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बीबीपुर के पूर्व सरपंच जो भ्रष्टाचार से सम्मिलित थे, उनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, लाख रुपए की सैलरी। मुझे नहीं मालूम कि जो बीबीपुर के सरपंच हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे कि नहीं थे, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि जब से वो विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं तो विश्वविद्यालय ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो समाज हित में हैं, और विश्वविद्यालय का और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जो सोशल कनेक्ट है और सोशल जो एंगेजमेंट है, उनके आने के बाद तो जो हमारा यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें उसमें डायरेक्टर हैं, उसमें कंसल्टेंट हैं, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हैं, मिलकर के बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। और जिसमें भारत सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान है, उसी की एक छोटी सी पहल हमने भी विश्वविद्यालय स्तर पर की है। और नशा मुक्त घर का जो अभियान है हमारा, वो काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। और पीछे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, जब हमारे महाविद्यालय परिसर में तिरंगा यात्रा में आए थे तो उन्होंने हमारे उस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा भी। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं
यहाँ पे निजी व्यक्तियों को नौकरी लगवाने की बात हो या अपने ही व्यक्तियों को फंक्शंस में इनवाइट करने की बात हो या रिटायर्ड जो प्रोफेसर्स हैं उनको संवैधानिक पद पे लगाने की बात हो, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले हैं। क्या कहना चाहोगे? एमडी यूनिवर्सिटी जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार अग्रसर थी, उस यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर राजवीर सिंह और उसकी एक मित्र मंडली ने जो है गर्त में ले जाने का काम किया है। ये विश्वविद्यालय यहाँ शिक्षा का केंद्र होने की बजाय ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और कुलपति व उनके चहीते कुछ लोग वो इस यूनिवर्सिटी का दोहन करने में लगातार लगे हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरीके से जो है बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, किसी कर्मचारी से पूछ लीजिए, किसी शिक्षक से पूछ लीजिए, इस विश्वविद्यालय में आज तक जितने भी वाइस चांसलर आए हैं, सबसे ज्यादा अगर इस विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो मौजूदा कुलपति राजवीर सिंह जी ने किया है। इस तरीके से किया है, थोड़ा विस्तार से। जैसे छोटे छोटे कार्यों में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसने तो, मैं तो भ्रष्टाचार की बात करूं, इसने तो पेड़ों को भी नहीं बेचा। आज ये एक पेड़ मां के नाम मुहिम चला रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, अगर पेड़ को मां के समान मानते हैं या मां के तुल्य मानते हैं या मां की तरह मानते हैं, तो जो 19,000 पेड़ कोरोना में जो हरे भरे पेड़ कटवाकर राजवीर सिंह जी ने बेचे थे, उनको क्या मानेंगे? क्या वो मां समान नहीं थे? या वो जो है हरियाली का प्रतीक नहीं थे? क्या वो जीवनदायी नहीं थे? या ये पौधारोपण का जो पाखंड कर रहे हैं, ये करके क्या जो 19,000 पेड़ बेचे थे कोरोना काल में, क्या उस बात को छुपाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? निजी व्यक्तियों को जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक तरफ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, छोटे छोटे कार्यों में बड़ा बड़ा कमीशन है, उसके साथ साथ अपने चहेतों को रिटायरमेंट के बाद भी रीअपॉइंटमेंट दी जा रही है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। सरकार ने स्पष्ट रूप से पत्र जारी करके सभी सरकारी संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को, विश्वविद्यालयों को, सभी डिपार्टमेंट को जो है इस बारे में सूचित किया था कि जो है रीअपॉइंटमेंट किसी भी सूरत में 2 साल से ज्यादा नहीं दी जाएगी। परंतु आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर की ज्यादा चापलूसी करता है, जो इसके गलत कार्यों में सहयोगी व साथी बनकर ज्यादा भूमिका निभाता है, उसी को रीअपॉइंटमेंट दे दी जाती है। प्रोफेसरों की रीनियुक्ति की रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, किसी प्रोफेसर को अगर रीअपॉइंटमेंट दी जाती है, पुनर्नियुक्ति दी जाती है, तो कक्षा लेने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए होनी चाहिए, परंतु प्रशासनिक पदों पर उनको बैठा दिया जाता है, वो कक्षाएं नहीं लेते। जितने भी इसने प्रोफेसर लगाए हैं रिटायरमेंट के बाद उनको रीअपॉइंट किया है, वो सभी के सभी प्रशासनिक पदों पर हैं, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर की पोस्ट हो या एडवाइजर की पोस्ट हो। मैं बाई नेम कहना चाहूंगा, प्रोफेसर अजय राजन सरीखे लोग जो गलत कार्यों में वाइस चांसलर के सहभागी और सहयोगी हैं, या डॉक्टर गुलशन तनेजा जैसे लोग जो डिस्टेंस एजुकेशन में धन का दोहन करने के लिए लगाए गए हैं। इस तरह की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो रिटायरमेंट के बाद उनको नियुक्तियां दी गई हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में आरपी हुड्डा वाइस चांसलर थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जब एक सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो हमने उजागर किया था। पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 साल के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बंद हुई थी। ऐसे ही घोटाले की तैयारी अब दोबारा से की जा रही है, इसीलिए अपने चहेतों को जो है रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति देकर उन पदों पर बैठाया जा रहा है। उनको एक मोटी खासी सैलरी भी दी जाती है। आप सैलरी की बात कर रहे हो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लूटा जा रहा है। अगर प्रति वर्ष हम पूरे वेतन का आकलन करें तो ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनको पुनर्नियुक्ति के नाम पर इस विश्वविद्यालय के छात्रों के पैसे को दोनों हाथों से उन पर लुटाया जा रहा है। करोड़ों रुपया ऐसे लोगों को बतौर वेतन रिटायरमेंट के बाद भी दिया जा रहा है। मैं तो
इससे और ज्यादा एक चिंता की बात है कि न केवल रिटायर प्रोफेसर्स लगाए जा रहे हैं दोबारा, बल्कि कुछ मीडिया के साथी भी या कुछ पूर्व सरपंच भी यहां पर इस विश्वविद्यालय में दोहन कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। और तुरंत प्रभाव से राजवीर सिंह की इंक्वायरी करे, इस विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करे और जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट आदमी को इस विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो क्या कदम उठाया जाएगा? हम तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे राजवीर सिंह की फर्जी डिग्रियों का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण था सचिन शर्मा, जो इस विश्वविद्यालय में एक कच्चा कर्मचारी था, माली के पद पर कार्यरत था, उससे 50,000 रुपये लिए गए और उसको फिर नौकरी से हटाया गया, उसने सुसाइड कर लिया था। चाहे वो मामला हो, चाहे नशे के ओवरडोज के कारण एक नौजवान साथी ने अपनी जान गंवाई थी, चाहे रोज गार्डन में एक युवक की डेड बॉडी मिलने की बात हो, चाहे गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने की बात मुद्दे हों, या विश्वविद्यालय की जमीन पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया था गौशाला के नाम पर, वो छुड़वाने की बात हो, चाहे राजवीर सिंह द्वारा अपनी बेटी को और अपनी धर्मपत्नी को जो है आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरीके के इस नियमों को ताक पे रखा था, वो मुद्दे हो, हमने एक एक मुद्दे को उठाया है, लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई जारी रहेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे। इस विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है कि यहाँ आर पार की लड़ाई विद्यार्थी लड़े। डिस्टेंस एजुकेशन की अगर बात कर ली जाए, जी जी, तो डिस्टेंस एजुकेशन में एक डायरेक्टर लगाए गए, कौन व्यक्ति लगाए गए हैं और क्या है? यहीं पर रजिस्ट्रार थे हमारे प्रोफेसर गुलशन, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गुलशन लाल तनेजा जी। उनको सभी नियमों की अवहेलना करके सरकार की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं उनको उनकी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे डायरेक्टर नियुक्त करा है, जबकि उनकी डिपार्टमेंट से ये लिख के आई थी कि हमें डिपार्टमेंट में ज़रूरत है और ये कक्षा लेने के लिए इनको एक्सटेंशन दी जाए। ऐसी कोई बात लगती नहीं, ये परमानेंट यहीं का इनको चार्ज दिया गया है। और ये एक ग्लोबल सेंटर्स की शुरुआत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पुराने समय में हुई थी, 2000 मेरे ख्याल से 8-9 में ग्लोबल सेंटर हरियाणा ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बनाते थे, जो नेपाल तक फैले थे, नीचे तमिलनाडु तक फैले थे। वैसी कोई योजना अमल में लाने की योजना आज विश्वविद्यालय की कोई चल रही है, मेरे को जो सूत्रों से पता चला है। उसमें ना तो कोई यूनिवर्सिटी की अकाउंटेबिलिटी, वो स्टडी सेंटर जैसे चल रहे थे सबको पता था। उनकी शिकायत लोकायुक्त तक गई थी, उसका विरोध हुआ जब वो बंद हुए थे। स्टडी सेंटर के नाम पे दुकानें खुलवा दी गई थी, दुकानों पे वहीं पे पेपर सोल्व होते, वहीं पे पेपर दे देते, वहीं पे डिग्री बनवा के दे दिया करते। तो उसमें यूनिवर्सिटी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अगर यूनिवर्सिटी को ऐसे सेंटर खोलने हैं तो खुद के बच्चों को रोजगार दें, यहीं पे अंदर से ही डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट को और मजबूत किया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी यूनिवर्सिटी की हो, परमानेंट एम्प्लॉयज की हो। ये ठेके पे जितने बच्चे लगा रखे हैं इनका भी आज शोषण हो रहा है, को 16,000-17,000 में परमानेंट रोजगार किसी को दे नहीं रहे। तो बड़े ही चिंता के विषय है विश्वविद्यालयों में, हर एक विश्वविद्यालय में ये काम हो रहे हैं। ग्लोबल सेंटर की आपने बात की, 2011-12 में ये ऐसे ही स्थापित हुए थे, करोड़ों रुपए का घोटाला भी सुनने में आया था उस समय के 400 करोड़ से ज्यादा घोटाले की शिकायत लोकायुक्त के यहाँ करी गई थी। और ये इसीलिए हुआ था कि भाई निजी हाथों में आपने बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के दुकान की तरह खुलवा दिए स्टडी सेंटर, ग्लोबल स्टडी सेंटर, और उनकी कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करती, इतना बड़ा एरिया कवर करना मुश्किल हो जाता है कि नेपाल से लेके नीचे कन्याकुमारी तक ये फर्जीवाड़ा था। अगर यूनिवर्सिटी दोबारा से शुरू करती है तो किस तरीके से? तो हम तो इसके विरोध में हैं भैया, आपने जो चलाना है डिस्टेंस एजुकेशन को मजबूत करिए। और सुप्रीम कोर्ट और सरकार की गाइडलाइंस भी है
कि अपने कैचमेंट एरिया जो है आप उसी में खोल सकते हैं, उसके बाद जाके नहीं खोल सकते। तो अपने कैचमेंट एरिया में आप डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन को मजबूत करें, वहाँ परमानेंट डायरेक्टर को लगाएं। परमानेंट डायरेक्टर को नहीं लगा सकते तो जितने मेरे यूनिवर्सिटी में आज 100 से ज्यादा प्रोफेसर हैं जो रेगुलर सर्विस में हैं, तो क्या एक भी पूरी यूनिवर्सिटी में योग्य उम्मीदवार नहीं है कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर को, जिसको सरकार मना कर रही है कि ऐसे लोगों को नहीं लगाना, उसको क्या विश्वविद्यालय में कुलपति की मजबूरी है कि ऐसे रिटायर्ड प्रोफेसर को लगाया है? अब जो भर्तियां लगातार हो रही हैं वो रिटायर्ड प्रोफेसर्स की कर रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एडजंक्ट प्रोफेसर इत्यादि अलग अलग हेड्स के अंदर कर रहे हैं, और उसमें कोई एडवर्टीजमेंट विश्वविद्यालय की तरफ से दिया नहीं जाता। भाई भतीजावाद का एक नया स्वरूप विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर ने खड़ा कर दिया है। ये वही बात है जैसे पहले कहते थे कि मशहूरी अपनी खर्चा कंपनी का, वैसे ही खर्चा यूनिवर्सिटी का, और अपनी लाइकिंग के लोग अपने चाहते लोगों को यहाँ विश्वविद्यालय में अलग अलग पदों पर लगाने का काम वाइस चांसलर साहब कर रहे हैं, जिसका हम समय समय पर विरोध भी करते आए हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं, आज 75 के करीब अलग अलग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एडजंक्ट फैकल्टी, ये फैकल्टी वो फैकल्टी, सारे रिटायर्ड लोगों को लगा के यहाँ पे रखा है। हम पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि इन 70-75 लोगों की बजाय बेशक 5700-700 पर अगर युवा लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो वो नए खून से, नई मेहनत से डिपार्टमेंटों में काम करेंगे। डिपार्टमेंटों में शिक्षक की तरह काम करेंगे तो कक्षाएं लगेंगी। ये रिटायर्ड लोग कोई भी मेरे को लगता नहीं, मेरे को तो आज तक कोई मिला नहीं, एक आधे को छोड़ के जो क्लासों में मेरे को खड़ा मिला हो कोई नहीं मिलता। तो ये दो काम है, एक तरफ तो वाइस चांसलर अपने चाहते लोगों को बिना किसी एडवर्टीजमेंट के यहाँ पे लगा रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लगा रखे हैं 1-1 लाख रुपए के, पता नहीं कौन सी कहाँ क्लास लेते हैं, पर क्लास पर पीरियड उनका खर्चा बनता है, उनकी तनख्वाह बनती है 1-1 लाख रुपए। एडजंक्ट फैकल्टी लगा रखी है जो उनकी भी इतनी है, और जो रिटायर्ड और शिक्षक लगा रखे हैं उनकी पेंशन प्लस ये जो यहाँ सैलरी करके उसी सैलरी पे पहुंच जाते हैं जो रोजगार के दौरान थे। तो नियम क्या कहते हैं? नियम तो यही कहता है कि आप जैसे डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है या और कोई बड़े पद हैं, उन पर आप सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज को ही बिठा सकते हैं। सरकार की तरफ से साफ आदेशों में कहा गया है कि किसी रिटायर्ड आदमी को या कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी को ठेकेदारी पे जो लगा हो उसको आप ऐसी जगह पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फाइनेंस के भी आपको वहां बैठ के कुछ डिसीजन लेने होते हैं जो इनके भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। भर्तियां भी स्क्रीनिंग में भी ऐसे लोगों को लिया गया। देखो मैं तो ये बार बार पहले भी मैंने मुद्दा उठाया, वही वाइस चांसलर अपने चहेतों को या अपने नजदीकियों को लगा रहे हैं रिटायर्ड आदमियों को। वो तो आज वीसी उनको मोबिलाइज कर रहा है, कल को वो वीसी को मोबिलाइज करेंगे, तो ये वही बात होगी। तो स्क्रीनिंग के भी इसीलिए बार बार पीछे भी मुद्दे उठे हैं और आगे भी उठेंगे इस बातों पे। जांच होनी चाहिए सर। जांच तो अब ये सरकार का विषय है, सरकार जाने, हम तो बता ही सकते हैं कि क्या गलत चल रहा है। पर विश्वविद्यालय में अच्छे काम भी हुए, पीछे 5 दिवसीय सप्ताह भी शुरू हुआ है और भी ठीक काम हुए थे पीछे, लेकिन 1-1.5 साल से ये सारी बीमारियां चल पड़ी हैं विश्वविद्यालय में। क्या नाम है सर? मैं प्रोफेसर विकास सिवाच, डॉक्टर विकास सिवाच एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ, और शिक्षक संघ का प्रधान, निर्वाचित प्रधान हूँ लगातार 7 बार से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी। और हरियाणा फेडरेशन है हमारी जिसके तहत सारी 21 विश्वविद्यालय आते हैं, 183 सरकारी कॉलेज आते हैं, 97 एडेड कॉलेज आते हैं। उसकी हमारी संस्था का भी मैं लगातार 4 बार से पूरे हरियाणा का प्रधान हूँ।